हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। दिस इज़ देवेश कुमार। कैसे हैं आप सभी? होप आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और इस पेंडेमिक जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस बीमारी से आप और आपका परिवार सभी सुरक्षित होंगे। इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम even the students who can't be able to go to school are learning through the online system। ठीक है ना बेटा? तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखने की। ठीक है ना? बिकॉज योर आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो और यूजिंग योर फोन, प्लीज़ 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 मेक अ सर्टेन डिस्टेंस from your between your eyes and your phone, so that your eyes won't get damaged with the infrared rays coming out from the phone। ठीक है ना? For this purpose you can use spectacles, मतलब ऐसे spectacles, ऐसा जो चश्मा आता है जिसमें लाइट पास नहीं होती। ठीक है ना? You can also use that also। तो अपनी आँखों का आपको बहुत ध्यान रखना है और अननेसेसरी फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है? So as you know, in this series we are discussing the science of class 8th and we have reached our chapter 2, microorganisms friend and foe। in this chapter we have discussed many things and where we have reached, remember? No? Yes, we are discussing about preservatives। in the last video we have discussed why and how some preservatives are used। ठीक है ना? as you know, the bacteria present in the environment, if get suitable environment around your food, then they can spoil your food। ठीक है ना? and when you eat the spoiled food, what you get? dysentery, food poisoning। ठीक है? so to prevent our food from spoiling we use preservatives, certain types of salts, edible oils। ठीक है ना? and they are generally known as preservatives। ठीक है? तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं ये आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको पता है ये बात, जो केमिकल मेथड होता है फूड को प्रिजर्व करने का, कैसे, किसका यूज़ करके? सॉल्ट्स का यूज़ करके और एडिबल ऑयल्स, जो हमारा तेल होता है उसका यूज़ करके। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। क्या कहते हैं बेटा? प्रिजर्वेटिव्स। तो कौन कौन से कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे घर पे जो सिंपल नमक होता है, सॉल्ट, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, दैट वी कैन यूज़ एड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है? जो मीट खाते हैं, फिशेस खाते हैं, ठीक है, अगर इन सब के ऊपर हम क्या करें, थोड़ा सा सॉल्ट जो है, ड्राई सॉल्ट, वो स्प्रे कर दें तो उसको काफ़ी लंबे समय तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं। वो ख़राब नहीं होगी, वो रॉटन नहीं होगी, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, वो सड़ेगी नहीं। ठीक है ना? अच्छा, सॉल्टिंग का ही हम यूज़ कर सकते हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? आंवला को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रॉ मैंगोस, कच्चा आम जिसे बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना? और टेमरिंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो इन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। ठीक है? अच्छा, जैसे कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं वैसे ही हमारे घर पे जो सिंपल शुगर होती है, इसका भी हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे जैम्स आप खाते हैं, जेलीज़ होती हैं, स्क्वैशेस होते हैं, जैसे आपका ये रसना वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी ड्रिंक्स आपके होते हैं, जैसे रियल फ्रूट जूस है, तो इन सब के अंदर वो शुगर ऐड करके रखते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्योंकि शुगर क्या काम करेगी, जो भी उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है वो जैसे ही उसके आसपास मॉइस्चर आएगा, उस मॉइस्चर को रिड्यूस कर देगी बेटा। क्या कर देगी? उस ड्रिंक के पास मॉइस्चर को रिड्यूस कर देगी। और आप जानते हो, अगर मॉइस्चर कम हो गया, मॉइस्चर ख़त्म हो गया, तो वो क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक देगा, जो कि फूड को स्पॉइल नहीं होने देगी। क्लियर? समझ में आई बात? तीसरी एक चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा यूज़ देखा होगा अपने घर में, वह दैट इज़ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हमारा जो आचार होता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में पिकल्स, ठीक है ना, पिकल्स, आचार, ये जो हमारा होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है ना? उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हम अच्छे तरीके से किस में डिप करके रखते हैं, किस में डुबो के रखते हैं? ऑयल में या विनेगर में। ठीक है ना? अच्छा, वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, उनको भी हम इसी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा,
और भी कुछ तरीके होते हैं जिनमें हमें बाहर की किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने देखा होगा आपके घर पे मिल्क आता है, ठीक है ना, सबके घर पे मिल्क आता है, तो हमारी मम्मी क्या करती है, सबसे पहले वो मिल्क लेके उसको बॉईल कर देती है, ठीक है ना। बॉइलिंग क्या करती है बेटा, बॉइलिंग उसको जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसे ख़राब कर सकते हैं उसे किल कर देती है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, पैकेट्स में भी कुछ मिल्क आता है, देखा है आपने? नहीं, नहीं देखा? अच्छा, इसी तरीके से जैसे हम उसे हीट करते हैं, इसी तरीके से अगर हम मिल्क को बॉईल भी ना करें और आते ही उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ भी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, जो पैकेट मिल्क होता है, थैली का दूध होता है, उसको अगर आप बॉईल भी नहीं करते ना, वैसे ही रखते हैं, तो भी वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर उसको बोलते हैं बेटा पेस्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, पहले मिल्क को वो हीट करते हैं थोड़ा 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, उस पर हीट करते हैं उसको 15 से 30 सेकंड के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम पहले बॉईल करते हैं और फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो दूध ठंडा होता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन वहाँ कंपनीज़ में क्या होता है, उसको 70 डिग्री तक हीट किया जाता है, 15 से 30 सेकंड तक ये टाइम होता है उसको हीट करने का, और उसके बाद एकदम वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप करके उसको बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। पहले एकदम हीट किया, फिर एकदम ठंडा कर दिया, सडनली चिल्ड कर दिया उसको और स्टोर कर दिया। ऐसा होने से उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस बेटा, उसे हीट करने की और हीट करके एकदम चिल्ड करने की, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। ऐसा नाम क्यों हुआ इसका, क्योंकि इस प्रोसेस की डिस्कवरी करने वाले जो थे वो थे लुईस पास्चर। क्या नाम था बेटा उनका? लुईस पास्चर। क्लियर। एक और तरीका हम यूज़ करते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसी पैकेट में सील करते हैं और उसकी सब हवा बाहर निकाल देते हैं, वैक्यूम बना देते हैं अंदर। अगर एयर नहीं होगी तो एयर के ना होने की वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मॉइस्चर से अटैक करते हैं। मॉइस्चर उन्हें कहाँ से मिलता है? एयर से। तो अगर हम उसे एयर से ही प्रिवेंट कर देंगे तो मॉइस्चर भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लासेस जो थी आपकी, उन क्लासेस में आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में कितना है, कहाँ कहाँ हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। और उसमें आपने एक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, दैट वर्ड इज़ नोन एज राइजोबियम। आया कुछ याद? नहीं आया? आ जाएगा। आप देखते थे कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे प्लांट्स की ये रूट्स हैं, तो वहाँ पर इस टाइप के नोड्यूल्स होते थे, ऐसे गोल गोल होते थे, तो उनको नोड्यूल्स बोलते थे। और उन नोड्यूल्स के अंदर, ठीक है ना, ये राइजोबियम जिंदा रहता था, जो क्या करता था, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता था, मतलब एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके सॉइल में ले आता था और वो फिर प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती थी, ठीक है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी भाई, एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन है ना, वो कभी कम नहीं होती, वो उतनी की उतनी ही रहती है, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितनी नाइट्रोजन गैस है बेटा? 78%, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए कुछ ना कुछ मात्रा में। जैसे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं ना, जैसे प्रोटीन है, क्लोरोफिल है। प्रोटीन तो आपको पता होगा हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिम जो जाते हैं वो भी प्रोटीन लेते हैं एक्स्ट्रा। क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स की भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन सब को सिंथेसिस करने में, इन सब को प्रोड्यूस करने में जो नाइट्रोजन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर एक बात हम जानते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना, तो प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे हमारे प्लांट्स एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, दोनों ही, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड होते हैं वो बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो हमने इस चैप्टर में देखा था। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेते हैं,
ठीक है, और उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उन चीज़ों को प्लांट्स और एनिमल्स इनटेक कर सकते हैं। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेते हैं और उन्हें उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट और एनिमल्स इनका यूज़ कर सकें। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या होते हैं, ये सॉइल में चले जाते हैं बेटा। कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में। सॉइल में हमारी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, और वहाँ से ये रूट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और प्लांट्स को जिस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, वो नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं और दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आप कहोगे सर एनवायरनमेंट में से तो 78% जो नाइट्रोजन था वो कम हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, प्लांट्स को यहाँ से मिल गया नाइट्रोजन, उन प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं और वो उसमें से नाइट्रोजन लेके अपना प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये तो एनवायरनमेंट में से प्रोटीन और कम हो गया, नाइट्रोजन और कम हो गया। लेकिन अगर कुछ प्लांट्स ये ऐसा काम करते हैं तो हर रोज़ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मरते भी हैं बेटा, डाई भी होते हैं। तो उनके मरने के बाद कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में से जो भी नाइट्रोजन है उसको ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन तो वो क्या करते हैं, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट बना के सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी में से नाइट्रोजन लेके उस नाइट्रोजन को दोबारा, जो बॉडी में से नाइट्रोजन लिया ना, उस नाइट्रोजन को दोबारा कहाँ भेज देते हैं? एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से फिक्स करके सॉइल में डालते हैं, और उसी टाइम पे कुछ बैक्टीरिया जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें से नाइट्रोजन को लेकर एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स रहती है। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल क्या चीज़ होती है? साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोडक्ट जहाँ से लिया जाता है उसी को वापस दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लिया, प्लांट्स और एनिमल्स जैसे ही मरे, कुछ बैक्टीरिया ने वो वापस किसको दे दिया? एटमॉस्फेयर को। ठीक है, ये एक साइकिल बनी हुई है, इससे हम इसको समझ सकते हैं। देखो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरियाज ने लिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ने लिया और उसको कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये कर दिया। ये अब कहाँ चला गया? सॉइल में। ठीक है, सॉइल से किसने ले लिया? प्लांट्स ने। प्लांट्स को किसने खा लिया? एनिमल्स ने। और जब उनकी डेथ हुई तो वो दोबारा यहाँ से कहाँ चला गया? सॉइल में। एक साइकिल तो ये हो गई। ठीक है, अब लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग होने के टाइम पे ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है? सॉइल में। ठीक है, सॉइल में से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो लगातार सॉइल के नाइट्रोजन को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, और गैसेस में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। समझ में आई बात? तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हमने बड़े अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो डेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। कौन सा था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपको याद होगा, वो वायरस था। ठीक है, फिर हमने देखा ये हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। ठीक है ना, फ्रेंड्स कैसे हैं? ये सॉइल में पोर्स क्रिएट करते हैं जिससे हम गैसेस का एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे ये हमारे फ्रेंड्स हैं, वैक्सीन्स में भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ये फ्रेंड्स हैं वैसे ही ये हमारे एनिमी भी हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू होता है,
मलेरिया होता है, ठीक है ना। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। डेंगू किससे होता है? जो हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो है उससे। मलेरिया का कैरियर कौन होता है बेटा? फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। ये सारे आपके वो होते हैं कैरियर जो हमें बीमारियां ट्रांसफ़र करते हैं, हमने ये भी देखा था। फिर हमने ये देखा था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच मेक द प्लांट्स डिजीज्ड, जो प्लांट को डिजीज्ड कर देते हैं और उन्हें प्रॉब्लम में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसा देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे लिए कहाँ कहाँ पर यूज़फुल हैं, जैसे मिल्क वाला हमने फैक्टर देखा था, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे मारते हैं ये भी हमने देखा था, अपने फूड से उसको कैसे बचाते हैं ये भी देखा था। फूड पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएं तो वो हमें फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो ये सब देखने के बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखा। आई होप you guys understand all the chapter. If you have any doubt, you can comment me in the comment section and ask your doubt, ठीक है। if anything more I can do for you, please comment in the comment section. If you need a PDF of the notes, then you can also comment me in the comment section. अगर मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं, more than 100, then I will send you the PDF, ठीक है, of the notes of different chapters. I will also provide you the PDF of question answers of these chapters in very simple language, but the condition is only if the 100 plus students comment me in the comment section that yes sir we need the PDF, ठीक है। अगर ऐसा आता है then I will provide you the PDF of the question answers, ठीक है। 100 plus students करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू शेयर इट एज मच then you can get all the benefits from me, ठीक है। if you need anything else you can contact me in the comment section, I will surely reply you, ठीक है। if you like the video please hit the like button, share it maximum with your friends, and again if you like anything, if you whatever your suggestions are, comment me in the comment section. Thank you very much.